तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में, एसटीपी एनटीपी कंडीशंस के बारे में। हमने देखा था कि ओल्ड एसटीपी क्या होता है, न्यू एसटीपी क्या होता है, इस सब के बारे में हमने बात करी थी। ओल्ड एसटीपी और न्यू एसटीपी की हमने बात करी थी। एसटीपी एनटीपी एक ही चीज़ होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इन सब पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वैल्यू होती हैं, कब क्या लेना है, ये सब बातें हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी वेपर डेंसिटी और दूसरी पढ़ी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका भी हमने मतलब देख लिया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है तो मतलब हमें उसकी डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर सीसी में। ठीक है, और वेपर डेंसिटी अगर हमें किसी भी गैस की दी हुई है तो यानी कि हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, बस हमें उसे डबल कर देना है। और मोलर मास हमारा किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, और ये वैलिड है सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने मिक्सचर प्रॉब्लम्स करी थी। मिक्सचर प्रॉब्लम्स में हमने अलग अलग तरीके से कंपोजिशन, मास परसेंट, मास फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन निकाल के हमने देखा था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगली हेडिंग डालें एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगली हेडिंग एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, मॉलिक्यूलर मास का एवरेज। तो क्या मतलब एवरेज या मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो मतलब या तो मॉलिक्यूलर मास का एवरेज या कुछ। पहले तो समझते हैं कि याद करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या था, क्या एक रिलेटिव टर्म थी, बिल्कुल रिलेटिव टर्म थी। और क्या था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या था, क्या इट वाज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्या यही था, बिल्कुल यही था। ठीक है, अब अगर एवरेज मॉलिक्यूल, अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास ये था, क्या था, लिख लेते हैं एक बार, चलो याद है ना, अरे रिस्पॉन्ड करा करो यार, क्या था, इट वाज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या था, इसी वजह से ये यूनिटलेस क्वांटिटी थी। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, पुराना हमें रिवाइज करते चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पहले तो ये समझो कि ये हमारा सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, और ये किसके लिए डिफाइन है, ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। हमें पता है कि गैसियस मिक्सचर क्या होता है, हमने बात करी थी कि शुरू में कि जब हमने मिक्सचर की बात करी थी, मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था, तो हमने देखा था कि गैसियस मिक्सचर कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। ठीक है, तो ऑल गैसियस मिक्सचर आर होमोजेनस। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, गैसेस मिक्सचर ब्रैकेट में ऑलवेज होमोजेनस, क्योंकि गैसेस मिक्सचर कैसा होगा, हमेशा होमोजेनस ही होगा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इस जो मिक्सचर का मोलर मास होगा, तो इस मिक्सचर का भी तो कुछ मास होगा, क्योंकि मिक्सचर में क्या होंगी, अलग अलग गैसेज होंगी। ठीक है, अब सपोज इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सपोज हमने एक ये बर्तन लिया, बर्तन ले लेते हैं भाई। ठीक है, कौन सी कोई खास बात थोड़ी है, बर्तन ले लिया। ठीक है, अब हमने इसमें अलग अलग गैस डाल दी। सपोज ए एक गैस है, बी दूसरी गैस है, और सी तीसरी गैस है। अच्छा, तो अब ये गैस पूरे में फैली हुई होगी, एक बर्तन में कोने में थोड़ी बैठी होगी। ठीक है, तो पूरे में गैस क्या, गैस का जो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ठीक है, तो गैस पूरे में फैल जाएगी, चाहे कितना ही अमाउंट ले लो, पूरे में ही फैलेगा। ठीक है, और इन गैस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगी, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या, होमोजेनस होगा। ओके, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब ये गैस है, तो इस गैस का कुछ मास होगा, हर गैस का कुछ अपना मास होगा, और उस गैस का कुछ मोलर मास होगा। सपोज ए क्या है, CO2 है, तो इसका कुछ मास होगा जिस अमाउंट में ली है, और कुछ उसका CO2 का मोलर मास भी होता है, हमें पता ही है। ऐसे ही बी मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस गैस का भी कुछ अपना मास होगा और मोलर मास होगा। ऐसे ही सी कोई थर्ड गैस है, सपोज नाइट्रोजन, तो जितनी ली है वो इसका मास होगा, और इसका मोलर मास तो होता ही है, सबका मास और मोलर मास है। अच्छा, अब ये जो इस पूरी बर्तन की गैस है, क्या इसका भी कुछ मास है। ठीक है, यानी कि पूरा मिक्सचर ऑफ जो गैसेज हैं इसका भी कुछ मास है। ठीक है, मास है, लेकिन क्या इस मिक्सचर का मोलर मास भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, उसी को, और ये जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है,
इसको बोल देंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर, या इसी को एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। तो है मोलर मास ऑफ मिक्सचर ही, इसी को हम अलग अलग नाम से बोल रहे हैं और यही हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, या फिर इसको डिनोट कर देते हैं हम किससे, एम मिक्स से, एम मिक्सचर शॉर्ट में लिख देते हैं मिक्स। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि एक तो डिफाइंड है ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर और मोलर, और इस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और इसी को हम बोल देते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास और डिनोट कर देते हैं एम मिक्स से। ठीक है, अब कई लोग सोच सकते हैं कि इसका एवरेज, ये अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो कई लोग कैसे सोच सकते हैं, कई लोग सोच सकते हैं कि इंडिविजुअल गैसेस का मोलर मास हमें पता है, उन सबको ऐड कर दो, हमारा मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या सोचेंगे कि मोलर मास ऑफ ए प्लस मोलर मास ऑफ बी प्लस मोलर मास ऑफ सी। लेकिन क्या ऐसा ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, एकदम सरासर गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखो ऐसे नहीं निकाल सकते हम, सबका सम लेके नहीं निकाल सकते। अब कुछ और थोड़े इनसे इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे वो कैसे सोचेंगे कि तीनों का मोलर मास का क्या ले लो, एवरेज ले लो, क्योंकि तीन गैस है तो तीनों का मोलर मास ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि किसने कहा ये तीनों सेम अमाउंट में लिए हैं। अगर हमने मान लो ए थी CO2 और CO2 और दूसरी क्या थी, एक ऑक्सीजन थी एक नाइट्रोजन थी, और CO2 ज़्यादा लिया है, तो क्या CO2 की तरफ ज़्यादा जाएगा मोलर मास, यानी कि CO2 का मोलर मास होता है कितना, 44 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का है 32, और कार्बन का कार्बन कह रहा हूँ, और सी जो गैस है वो हमारी कितनी है, नाइट्रोजन है, इसका कितना होता है 28 ग्राम पर मोल। तो इस, तो ये जो मोलर मास हैं हमारे अलग अलग, अब मान लो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा क्या उसका इफेक्ट मोलर मास ऑफ मिक्सचर पे ज़्यादा आएगा, बिल्कुल, जो ज़्यादा अमाउंट में ली है उसका मिक्सचर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उसका मोलर मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे हम एवरेज तो नहीं ले सकते, एवरेज अगर हम लेना भी होगा तो या तो तब लेंगे जब हमारी सारी इक्वल अमाउंट में है, लेकिन हमें तो जनरल फार्मूला लगाना है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल, सिंपल हमारा मोल्स का क्या फॉर्मूला है, सिंपल बिल्कुल बेसिक से करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, मास को मैं W लिखता हूँ, वेट, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, फिजिक्स में अलग होता है वेट और मास, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास हो गया। अब एक छोटी सी बात है, और इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा मोलर मास कितना हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी बात है कि अगर हमारा मोल्स जो हैं वो हमें किसके निकालने हैं, सपोज हीलियम के निकालने हैं, तो ऊपर मास भी किसका लेना पड़ेगा, हीलियम भी, हीलियम का लेना पड़ेगा, और मोलर मास भी किसका लेना पड़ेगा, हीलियम का लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही हमारा ये आ गया मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोल्स। तो अगर मान लो हमें इसमें मोलर मास निकालना है सपोज आयरन का, तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, आयरन का, और मोल्स भी किसके लेने पड़ेंगे, आयरन के। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मतलब अगर ये दोनों जिसका लेंगे उसी का मोलर मास आएगा, सिंपल। ठीक है, तो यही तो हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर में भी करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखना हम वही चीज़ यहाँ पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने में करेंगे। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, मोलर मास किसका निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। तो मास किसका लेंगे, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, तो मास किसका लेंगे, मिक्सचर का ही लेंगे, और अपॉन में मोल्स भी किसके ले लेंगे, मिक्सचर के ले लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ मिक्सचर, सिंपल। अच्छा अब मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास तो हमेशा कंजर्व्ड है, तो हम कितनी भी गैसेस को मिक्स करें तो उनका अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारा यानी कि मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, यानी कि जितनी भी गैस मिक्स करी उनके जितने इंडिविजुअल मासेस हैं उनके सम के बराबर, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड है। तो जितनी भी सपोज 2-3 जितनी भी गैस मिक्स करी हैं टू सो ऑन, ऐसे ही सबका सम अगर कर देंगे हर गैस का, तो हमारे पास मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ मिक्सचर भी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ मिक्सचर भी सभी इंडिविजुअल गैसेस के मोल्स निकाल लेंगे और उनका सम कर देंगे, तो हमारा मोल्स ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं।
ठीक है। तो सिंपली हमें पता है कि मोल्स होते थे मास अपॉन मोलर मास, बस हमें इसमें ध्यान रखना है जिसका जिसका मास लेंगे उसी का मोलर मास भी लेंगे तभी उसी के मोल्स आएंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इससे हमारा एम एवरेज या फिर एम मिक्सचर आ गया, या एवरेज मॉलिक्यूलर मास कुछ भी कह दो, ठीक है। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से ये दोनों बातें भी हो गई हमारी, ठीक है। अब अगर हम ये क्वेश्चन करें, क्या कह रहा है, a mixture contains 1 mole helium and 2 mole hydrogen and 2 moles of CH4, the molecular mass of mixture will be, करो, बहुत आसान है, जल्दी से कर दो, करो फटाफट। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, क्या मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मास क्या होगा, मास क्या हर किसी का सम होगा, हर किसी के इंडिविजुअल मास निकालना पड़ेगा और उसका सम करना पड़ेगा, सिंपल। और टोटल मोल्स तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें दिया 1 मोल इसका दिया हीलियम का, 2 मोल हाइड्रोजन का दिया और 2 मोल CH4 का दिया, तो क्या नीचे तो हम सीधा 1+2+2 लिख दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका मास निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं, मोल्स पता है हीलियम के, मास निकाल दो, तो मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल से कहीं भी जाना हो तो क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई, और हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम पर मोल। ऐसे ही इसमें कितना हो जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल है, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, H2 का हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, तो 2 इंटू 2 कर देंगे। ऐसे ही 2 मोल CH4 के, और CH4 का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर 8 ग्राम पर मोल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो, क्या दिया है, गैसियस मिक्सचर दिया है नियॉन का, नियॉन का मोलर मास मैंने बता दिया 20 ग्राम पर मोल होता है, वो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, कोई जरूरत डरने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड C2H6 कंटेन्स 40% नियॉन बाय मास, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले भी कि कोई चीज़ परसेंट में दी है, परसेंट में दिया बाय मास, तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर परसेंट में दिया हो तो उस प्रॉपर्टी को टोटल कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो लेट टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा हमारा 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नियॉन का मास कितना हो जाएगा, ठीक है। अब मिक्सचर है, मिक्सचर है तो क्या गोला बना लो, गोला बना दो, और क्या है, किस किस का है, नियॉन का है, C2H6 का है, और नियॉन क्या कह रहा है 40% बाय मास है, तो नियॉन का मास कितना हो गया 40 ग्राम हो गया, और C2H6 का मास फिर कितना हो गया 60 ग्राम हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, हमें वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हम, तो हमें वेपर डेंसिटी तो हमें पता नहीं, लेकिन क्या हमें पता है वेपर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मास में हमें रिलेशन पता है, यानी कि अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालना है तो क्या हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल लें, सिंपल। अगर हम एम मिक्स निकाल देंगे तो वेपर डेंसिटी तो मिक्सचर की आ जाएगी, क्या कर देंगे, हमें पता है कि वेपर डेंसिटी का दुगना ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको आधा कर देंगे, वेपर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यूज आता है, तो अगर आपको वेपर डेंसिटी पता ही नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम मिक्स निकालना है, तो अच्छा 40 ग्राम आ गया अगर नियॉन, तो 40 ग्राम, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 40/20, तो कितने मोल्स हो गए 2 मोल हो गए। ऐसे ही इसके कितने मोल हो गए, C2H6 है 60 ग्राम है, इसका मोलर मास हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल, ठीक है, और इसके मोल्स कितने हो गए 2 मोल हो गए। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एम मिक्स, अगर हम एम मिक्स निकालें, ठीक है, तो एम मिक्स क्या हो जाएगा, वही अपने नॉर्मल फार्मूले से, क्या मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मास कितना हो गया, मास तो हमें पता है, हमने टोटल मास कितना माना है 100 ग्राम हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ गया 100, ठीक है। नीचे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है मोल्स, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, हमने निकाले नियॉन के होते हैं, नियॉन के हैं 2 और ऐसी C2H6 के हैं 2, तो इससे क्या मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 25 ग्राम पर मोल, 25 ग्राम पर मोल। और हमें क्या पता है, और हमें दूसरी बात हमें ये पता है कि जो वेपर डेंसिटी होता है मिक्सचर का, वेपर हमें निकालना तो वेपर डेंसिटी है ना, तो वेपर डेंसिटी कितना होता है, होता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना होता है, दुगना होता है वेपर डेंसिटी का, यही तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये आ गया 12.5
इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ग्राम पर मोल नहीं, ये यूनिटलेस होगी। याद करो वेपर डेंसिटी असल में क्या थी, इट वाज अ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी थी ना किस किस के बीच में, मास ऑफ गैस, मास कह रहा हूँ डेंसिटी ऑफ गैस, क्योंकि वेपर डेंसिटी है तो रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2 एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो यही थी, बिल्कुल यही थी। ठीक है, तो ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी तो थी ये यूनिटलेस, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, 12.5 आ गई। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो, क्या कह रहा है, वेपर ये कर दो पहले फटाफट, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो। कर दो फटाफट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो फिर से वेपर डेंसिटी दे दी तो पता होनी चाहिए क्या है, गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है। अच्छा, और मिक्सचर में क्या दो गैसेज हैं, एक ए और बी, देखो सिंपल करा करो, दो, एक मिक्सचर है, दो गैस है उसमें ए और बी, और इसकी मिक्सचर की हमें वेपर डेंसिटी दी है। अच्छा, वेपर डेंसिटी दी है तो क्या हमें सिंपली एम मिक्स दिया है, एम मिक्स कैसे निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, तो क्या हम निकाल लें, क्या 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास होता है, तो हम क्या एम मिक्स हमारा आ जाएगा कितना, 80 ग्राम पर मोल, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा वेपर डेंसिटी से एम मिक्स निकाल लिया हमने। अच्छा, अब दो गैस हैं ए और बी, ए का मोलर मास दिया है 20 ग्राम पर मोल, ठीक है, और मिक्सचर कंटेन गैसेस इन 2:3 मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मतलब इन दोनों के मोल्स का रेशियो कितना है, 2:3। देन मोलर मास ऑफ बी हमसे पूछा है, तो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने बना लिया, हमने बना लिया गोला, ए और बी, ए और बी दो हमारे पास है क्या, गैस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दिया है वैसे वैसे लिख लो, ठीक है। तो अब हम देखो, जब भी कोई चीज तुम्हें ऐसे देखो, मैंने क्या बताई थी, दो चीज बताई थी, जब भी कोई चीज परसेंट में दी हो तो क्या कर लो, टोटल उस कोई भी प्रॉपर्टी परसेंट में दी हो तो टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लो, और फिर उस हिसाब से सॉल्व कर लो। अब कोई भी चीज ऐसे रेशियो में दी हो, तो आप जैसे कि मोल्स का रेशियो दिया है 2:3, किस किस मोल्स का, ए और बी के मोल्स का रेशियो दिया है 2:3, तो आप इसको क्या मान लो, आप 2x और 3x मान लो इसके मोल्स, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी रेशियो में दी हो तो उस प्रॉपर्टी को 2x और 3x की तरह मान लो, मतलब रेशियो से x, मतलब उसको रेशियो से नंबर में कन्वर्ट कर लो एक तरीके से, ठीक है। तो मोल्स कितना हो गया इसका, ए का अगर मैं बात करूँ मोल्स का, तो क्या हो गया हमारा 2x मोल्स, ठीक है। हमने क्या करा, ये लेट करा हमने, ठीक है, लेट करा, ऐसे ही हमने लेट कितना करा कि इसका मोल्स कितना हो गया, 3x मोल हो गया, ठीक है, 3x मोल हो गया। अच्छा, क्या हमें मोलर मास ऑफ ए दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या मोलर मास अगर हमें दिया है तो क्या हम इससे मास नहीं निकाल सकते, कैसे निकलेगा मोल से मोलर मास, मोल से कहीं भी जाना हो तो क्या करोगे, मोलर मास से क्या मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 20, क्या ये ग्राम हो गया, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, इसका इसका मोलर मास, इसका इसका कितना ग्राम होगा, 3x इंटू मोलर मास ऑफ बी, यही तो निकालना है, तो क्या लिख दूं, इंटू एम बी, इतने ग्राम हो गए, होगा। अब हमें असल में निकालना क्या है, असल में हमारे पास है एम मिक्स है, तो अगर हमारे पास एम मिक्स है और मोलर मास ऑफ बी निकालना है, तो अब एम मिक्स वाले का यूज लेते हैं ना, तो एम मिक्स असल में होता क्या है बताओ, असल में होता क्या है, वही होता है, एम मिक्स क्या होता है बताओ, वही मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो एम मिक्स है 80, और मास कितना हो जाएगा टोटल, देखो 2x इंटू 20 निकाला था अभी, ठीक है, किससे निकाला था, मोल्स इंटू मोलर मास से, और साथ में दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3x इंटू एम बी, ये भी ऐसे ही निकाला था, मोल्स ले लिए थे 3x क्योंकि रेशियो में थे, और इंटू एम बी जो कि निकालना ही है, ठीक है, इंटू एम बी, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएंगे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स होंगे, और टोटल मोल्स कितने हैं, ए के हैं 2x और बी के हैं 3x, ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स का कोई मतलब नहीं बचा, यहाँ से एम बी आपका निकल के आ जाएगा, मोलर मास ऑफ बी कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल, ठीक है, 120 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो वेपर डेंसिटी दी हुई थी, वेपर डेंसिटी mx निकाल लिया, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब मिक्सचर था a और b। अच्छा, अब ये मोलर रेशियो था तो इसको 2x और 3x मान लिया, क्योंकि रेशियो में हम जनरली ऐसे ही कर लेते हैं, और परसेंट वाले में बता दिया मैंने, टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे 2x मोल और 3x मोल आ गए, तो टोटल मोल्स आ गए, तो mx का नीचे डिनोमिनेटर तो खो गया, अब हम बचा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के लिए हमने मोल्स इनटू मोलर मास से क्या कर लिया, हमारे इंडिविजुअल क्या आ गए, मासेस आ गए, दोनों का सम कर दिया, मास ऑफ मिक्सचर आ गया। ठीक है, और एम बी वेरिएबल था तो एम बी आ गया हमारे यहाँ से भी 120 ग्राम पर मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द परसेंटेज बाय मोल। ठीक है, करो। ठीक है, द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर ऑफ NO2 गैस एंड NO गैस हैविंग एवरेज मॉलिक्यूलर मास 34 इज, यानी कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया, यानी कि वो हमें mx दिया है, mx दिया हमें कितना 34 दिया है, तो लिख लेते हैं। देखो जो चीज़ें आपको दे रखी होती हैं वो आप लिखते रहो। ठीक है, mx दिया है क्या 34 ग्राम पर मोल, और हमें क्या दिया है, मिक्सचर दिया है। मिक्सचर दिया है तो क्या बनेगा हमारा, गोला बनेगा। ठीक है, अब गोला अगर बन गया तो गोला में दो गैस है, वो एक NO2 है और एक NO है। अच्छा, अब हमें क्या दिया है, अब हमें परसेंटेज बाय मोल पूछा है, तो जिस अगर परसेंटेज में कोई चीज़ दी हो या पूछी हो तो उस टोटल प्रॉपर्टी को क्या मान लो, 100 मान लो। ठीक है, 100 मान लो, तो NO2 के मोल कितने हो गए, तो हमने मान लिया टोटल मोल कितने हैं, लेट कर लिया हमने टोटल मोल, यहाँ लिख लेते हैं लेट टोटल 100 मोल। ठीक है, ठीक है, तो टोटल हो गए कितने 100 मोल। ठीक है, तो NO2 के मोल हमें क्या, हमें परसेंटेज बाय मोल निकालने हैं NO2 के, तो NO2 के हमने मोल मान लिए x। ठीक है, तो NO के कितने हो गए 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो परसेंटेज बाय मोल का क्या, हमने 100 मानने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 हमें बताना है, यही तो बताना है परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2। तो अगर हमने इसको टोटल मोल को 100 मान लिया, तो जितने NO2 के मोल आएंगे वही तो परसेंटेज बाय मोल होंगे NO2 के। ऐसी बात हुई कि अगर आपका 100 नंबर का टेस्ट है, आपके 20 मार्क्स आए तो 20 ही क्या होंगे, यानी कि जितने मार्क्स आए, अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो 20 मार्क्स आए, तो जितने मार्क्स या कुछ भी x मार्क्स आए, तो वही क्या, वो जितने मार्क्स आए वही क्या होगी, आपकी परसेंटेज होगी। सिंपल, क्योंकि परसेंटेज किस में से निकलती है, 100 में से निकलती है, इसलिए हम टोटल चीज को 100 मान लेते हैं। तो टोटल मोल को माना 100, तो अब जितने मोल ऑफ NO2 आएंगे वही इसके परसेंट होंगे बाय मोल। ठीक है, अब हो गया, अब x मोल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमें पता है, बस मोलर मास ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगा दो फटाफट। मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, दिया कितना है 34, बहुत बढ़िया। मास ऑफ मिक्सचर हमें निकालना है। ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा, NO2 का निकालो पहले, तो NO2 का मोल्स है x, और इंटू मोलर मास कर दो, इंटू मोलर मास कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा और NO2 का मोलर मास कितना होता है 46 होता है। ठीक है, और इससे क्या आ गए, इसके मास आ गया। अब NO का कितने ग्राम, NO के कितने मोल हैं, NO के मोल है 100 माइनस एक्स, NO के मोल है 100 माइनस एक्स, तो NO के मोल जब 100 माइनस एक्स है तो हमें इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास, इससे क्या आ जाएगा हमारा मास आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल मास आ गया, और टोटल मोल्स तो हमने माने ही थे 100। ठीक है, इज इक्वल टू 34, एक वेरिएबल है यहाँ से x हमारा कितना आएगा यहाँ से 25 आ गया। x अगर 25 आ गया, x क्या था, यानी कि NO2 के मोल, तो 25 मोल आ गए। ठीक है, तो हम लेकिन इससे ही हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज अगर निकालें तो यही तो क्या है 25 NO2 की जो मोल परसेंट हो गई, NO2 की मोल परसेंट हो गई, अगर हम कैलकुलेट भी करें कितना होगा NO2 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100, तो क्या आएगा तो 25 ही परसेंट मोल ऑफ NO2, परसेंट बाय मोल ऑफ NO2, यानी कि NO2 के मोल अपॉन टोटल मोल जो कि 100 थे इंटू 100, तो आया कितना, ही प्रूफ भी हो गया 25% आ रहा है। लिख लेते हैं, तो NO2 का दैट इज NO2 कितना हो गया 25% बाय मोल।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के लिए एक बात ध्यान रखो कि टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लो और गोला बनाओ। एम मिक्स का आपको सिंपल बेसिक फॉर्मूला, एम मोलर मास का क्या, बिल्कुल मोल्स वाला ही तो फॉर्मूला है, बस मिक्सचर के लिए लगा रहे हैं, इतना सा फर्क है। ठीक है, इंडिविजुअल दोनों के मास निकालो, दोनों के मोल्स हमने मान ही लिए थे 100, मास निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, मास ऑफ मिक्सचर आ गया अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर करा, एम मिक्स हमें दिया था एवरेज मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, सो लेट्स गो आगे। ठीक है, अब दिया है हमारा एवरेज। अब आता है अगली सेट आती है, अगले सेट ऑफ टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। अब अभी क्या बात करी थी हमने, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास में बात करी थी, क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसे ही एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है हमारा, पहले तो किसके लिए डिफाइंड है, एलिमेंट्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए डिफाइंड था, हमारे कंपाउंड्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइंड है, एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स में क्या सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और याद है एटॉमिक मास हमारा क्या आता था, एटॉमिक मास हमारा क्या था, जनरली आता था हमारा कि हमने रिलेटिव लेते थे, रिलेटिव वही एटॉमिक मास हमारा, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यही लेते थे। और ये जो एटॉमिक मास की वैल्यू आती थी किसके, जनरली सिमिलर टू मास नंबर आती थी, इसीलिए तो लेते थे। रिलेटिव हमने क्यों लिया था, याद करो, हमारा क्या था, वैसे एटॉमिक मास क्या होता था, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, लेकिन रिलेटिव लिया था हमने, रिलेटिव क्यों लिया था, रिलेटिव इसलिए लिया था जिससे हमारी इसकी जो वैल्यू आए वह तो इंटीजर आए और मास नंबर के आसपास आए या सिमिलर आए। ठीक है, और कुछ केसेस हमने बताए थे कि हम आगे बात करेंगे जिसमें मास नंबर के सिमिलर नहीं आती है, यही बात हुई थी। तो रिलेटिव लिया था, और रिलेटिव में क्या लिया था, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और इसी वजह से एटॉमिक मास जो थी वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी थी। ठीक है, तो इतनी एटॉमिक मास की बात हमें याद है। एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइंड थे, एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड थे। अब उसी चीज का एवरेज, अब एवरेज एटॉमिक मास कब करेंगे, देखो एटॉमिक मास बोला है तो रिलेटिव बात है, ये तो पक्की है, खाली एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। अब एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ। तो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर ओनली दोज एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली दोज एलिमेंट्स which exist as two or more isotopes। ठीक है, it is defined for only those elements which exist at two or more isotopes and their occurrence, यानी कि abundance, occurrence का मतलब ही abundance होता है, अभी समझाऊंगा, in nature are comparable। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास हम किन किन में निकालेंगे, मतलब एटॉमिक मास को ही हम एवरेज एटॉमिक मास कह देते हैं कुछ केस में, ऐसा समझो। ठीक है, एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं तो एवरेज निकालना पड़ता है हमें कई बार, लेकिन कब निकालना पड़ता है ये बात है। अच्छा, तो कुछ एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास एलिमेंट्स के लिए डिफाइन था, तो एवरेज एटॉमिक मास भी एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स के लिए ही खाली। ठीक है, अब कौन से होंगे वो कुछ एलिमेंट, जो दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो। ठीक है, बेसिकली दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, ये होते हैं आइसोटोप। इसी चीज को अलग तरीके से बोल सकते हैं हम कि एटॉमिक नंबर ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, क्योंकि a माइनस जेड होता है
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए अलग हो गया तो हमारा न्यूट्रॉन भी, तो हमारा न्यूट्रॉन भी नंबर भी उनका भी बदल जाएगा, ठीक है। तो दे आर बेसिकली एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एलिमेंट है तो सेम एटॉमिक नंबर होगा ही और प्रोटॉन भी सेम होंगे, ठीक है। बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर बदल गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बदल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ए माइनस जेड होता है। अब जेड सेम है, अगर ए बदल गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बदल जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट विच एग्जिस्ट एट 2 और मोर आइसोटोप्स। अच्छा, कम से कम 2 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आइसोटोप्स हो नेचर में, और जो वो नेचर में अकर कर रहे हो, मतलब जो नेचर में उनकी पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो, जो नेचर में मिलते हों जिस परसेंटेज में, वो कंपेरेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ही बहुत 0.0001% मिलता है और एक 99.999% मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की अकरेंस नेचर में कंपेरेबल होनी चाहिए। एक दो दो मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा आइसोटोप्स हो। आइसोटोप्स का मतलब वही कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और उनके साथ ही साथ अकरेंस या अबंडेंस इन नेचर क्या हो, कंपेरेबल हो। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हमें पता है तीन, वैसे तो 3 आइसोटोप पता है हमें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हम कहते हैं 1H1, ठीक है, और 1H2, और साथ ही साथ एक कह देते हैं 1H3, ठीक है। ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम लेकिन सिंथेटिक एलिमेंट, सिंथेटिक है, सिंथेटिकली बनाया जाता है, नेचर में नहीं पाया जाता है, रेडियो एक्टिव होता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है। तो ट्रिटियम क्योंकि नेचर में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का अबंडेंस देखना, हम नेचर में नहीं पाया जा रहा तो अबंडेंस ही क्या हुआ। तो हम बात करेंगे सिर्फ प्रोटियम और ड्यूटेरियम की। ये ड्यूटेरियम होता है और ये वाला प्रोटियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करें इन नेचर, ये याद नहीं रखना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन नेचर जो 1H1 है, 1H1 वाला आइसोटोप है, वो कितना पाया जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 99% पाया जाता है, और ये वाला खाली ड्यूटेरियम खाली 1%। तो क्या इस समय, इस केस में ये 99% है और ये 1% है, क्या ये दोनों आइसोटोप हैं, लेकिन क्या इनका नेचर में अबंडेंस कंपेरेबल है, नहीं, बिल्कुल भी कंपेरेबल ही नहीं है। तो क्या इसके एटॉमिक मास को हम एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे, या क्या इसके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा सिंपली, एटॉमिक मास ऑफ एच क्या होता है पता भी है हमें, एटॉमिक मास ऑफ एच हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, यूनिट नहीं आएगी क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव है तो यूनिट नहीं आएगी, और क्योंकि अबंडेंस जो था नेचर में वो इसी का प्रीडोमिनेंट था, इसीलिए ये वाला फैक्टर हमारा, इसका फैक्टर डोमिनेट करा, और हमारा लगभग हम एटॉमिक मास इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका फैक्टर कंसिडर भी करें तो ये इतना छोटा है कि इसको हमें निगलेक्ट ही करना पड़ेगा इतने बड़े के सामने, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप क्या होते हैं, एक 17 होता है, मतलब 17 जो इसका एटॉमिक नंबर है, 35 मास नंबर वाला, और एक 37 मास नंबर वाला, ये 2 पाए जाते हैं। देखो इनका इनका निकाल लो, इनको आइसोटोप तुम बता सकते हो क्योंकि Z सेम है इनका और ए डिफरेंट है, ऐसी ऊपर भी था, ऐसी और भी कितना कोई भी आइसोटोप होंगे इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब नेचर में बात करें, याद नहीं करना है, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। कितना परसेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मिलता है 75% के करीब, और ये मिलता है 25% के करीब, ठीक है। तो अब क्या इस एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा, 2 है मिनिमम, 2 होने चाहिए, 2 आइसोटोप हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इनका क्या अबंडेंस अब कंपेरेबल है, बिल्कुल कंपेरेबल है। एक 25% है, एक 75% है, 25 एंड 75 आर ऑलवेज कंपेरेबल, हमें पता है इसके 75 के कंपेरिजन में 25 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होगा, ये क्या होगा,
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होगा, क्या ये m एवरेज होगा, यानी कि क्या इसके लिए एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो निकल के आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आएगा। और देखो आता भी है, हमारा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आता है 35.5 आता है। और जो फ्रैक्शनल आता है इसी वजह से आता है क्योंकि इसके दो आइसोटोप होते हैं और दोनों नेचर में कंपेरेबल होते हैं, इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक मास आता है वो एवरेज एटॉमिक मास आता है। और एवरेज जो कि निकालेंगे अभी हम, कैसे निकालेंगे वो भी आएगा 35.5 आता है। ठीक है, अब समझ आया कि मास नंबर और एटॉमिक मास में एक जो डिफरेंस था कि मास नंबर हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। ठीक है, और लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है और वो इस केस के लिए फ्रैक्शनल हो सकता है कब, जब ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो जिनके मिनिमम 2 आइसोटोप हो या उससे ज़्यादा हो और उनका नेचर में अबंडेंस कंपेरेबल हो, ऐसे केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे जो कि फ्रैक्शनल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास, ये हमें ये समझ आ गया कि किन एलिमेंट्स के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, लेकिन कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे एवरेज निकालते हैं, देखो किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, इसमें निकालने में एटॉमिक मास का एवरेज, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास का निकालेंगे तो मतलब जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी के मास का सम कर देंगे। यही तो, किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो अगर हमें एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टोटल मासेस ऑफ ऑल एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ टोटल मास क्या मतलब, टोटल मास कौन सा, एटॉमिक मास। ठीक है, सम ऑफ तरीके से क्या, एटॉमिक मासेस का सम ही तो लेना है हमें, कि जिसका किसका एवरेज निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास का निकाल रहे हैं, तो हम सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई फॉर्मूला नहीं है एवरेज निकालने का, सिंपल बेसिक सा मेथड है। ठीक है, सम ऑफ दैट प्रॉपर्टी अपॉन टोटल नंबर, यही होता है हमारा एवरेज निकालने का। तो इसमें ये हो गया सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, सभी एटम का एटॉमिक मास लेके उसे जोड़ दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दोगे, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए। जैसा मैंने अब तक बताया वैसे ही करो, होगा। ठीक है, करो फटाफट, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो करें, क्या कह रहा है, नेचर में बोरॉन के 2 आइसोटोप हैं, 10 और 11 मास नंबर वाला, विद परसेंट अबंडेंस 40% है 10 वाले की और 11 वाले की 60% है बाय नंबर। ठीक है, अच्छा, क्या दो से ज़्यादा आइसोटोप हैं, 2 आइसोटोप हैं, दोनों की अबंडेंस कंपेरेबल 40 और 60 कंपेरेबल है। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, तो एटॉमिक मास जो निकलेगा क्या एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक है, इतनी तो बात समझ आ गई कि एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। अब परसेंट में दिया है तो क्या टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लूँ, तो टोटल कितना एटम मान लूँ, परसेंट बाय नंबर दिया है। ठीक है, तो टोटल एटम को कितने मान लूँ, 100 मान लूँ। तो इस बी टेन वाले के कितने हो गए, बी टेन वाले के हो गए 40 एटम्स। ठीक है, और बी 11 वाले कितने हो गए, ये हो गए 60 एटम्स, क्योंकि इनका परसेंटेज बाय नंबर दिया था, मैंने टोटल नंबर को 100 मान लिया तो इसके हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है किसका, एटॉमिक मास हमसे कह रहा है निकालो बोरॉन का, एटॉमिक मास ऑफ बी। ठीक है, तो इस केस में क्या, लेकिन हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी एटम के एटॉमिक मास का सम कर दो, तो 40 एटम कैसे हैं, 40 एटम कितने वाले हैं, 40 एटम है 10 वाले, 40 एटम का एटॉमिक मास क्या है 10, और 60 का क्या है, 60 एटम का एटॉमिक मास है 11। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल, मतलब सभी एटम्स का एटॉमिक मास का सम हो गया, क्योंकि 40 थे 10 के और 60 एटम थे 11 एटॉमिक मास वाले, सभी एटम के एटॉमिक मास का सम कर लिया अपॉन टोटल एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने माने हमने, 100 माने, इससे हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ गया, कितना आ जाएगा 10.6।
ठीक है, तो परसेंट वाली बात तो पहले ही बता चुका हूँ, तो ये चीज़ तो पहले से ही हो जाती। अब एटॉमिक मास जो था एवरेज कैसे निकाल लिया, दोनों देख ली, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो एवरेज होगा। और एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आई होप हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, करो इसे, करो करो फटाफट, चलो करते हैं। क्लोरीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, ठीक है, आउट ऑफ देम Cl35 is 75% by moles. If atomic mass of chlorine is 35.5, then determine मास नंबर ऑफ अदर आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो दो आइसोटोप हैं, तो पहली कंडीशन एवरेज एटॉमिक मास के लिए सेटिस्फाई हो गई। एक 75% है बाय मोल, दूसरा 25% है। क्या दोनों कंपेरेबल है? कंपेरेबल है। तो जो एटॉमिक मास दिया है कैसा एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। तो हमें क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है अदर आइसोटोप का। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी दी हो परसेंट में, तो उसको टोटल को कितना मान लें, तो 75% बाय मोल दिया है तो टोटल को मान लेते हैं 100 मोल। ठीक है, टोटल हो गए 100 मोल, तो 35 वाला कितना हो गया, 35 वाले के कितने हो गए 75 मोल, क्योंकि 75% दिया है। तो जो हमारा दूसरा आइसोटोप है उसका सपोज मास नंबर मान लेते हैं x। ठीक है, तो उसके कितने हो गए, उसके हो गए 25 मोल, क्योंकि टोटल मोल्स 100 थे, एक के 75 तो दूसरे के हो गए कितने 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एम एवरेज। ठीक है, और एम एवरेज अगर हमें निकालना है तो एम एवरेज क्या होता है, हमें पता है 35.5 है। अच्छा, और दूसरा हमें क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट, मतलब सभी एटम का एटॉमिक मास का सम कर दें अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम कर दें, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर 100 मोल हैं, अगर ये 100 मोल हैं तो एटम निकालने हैं तो क्या करें, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, तो 100 एवोगाड्रो एटम हो गए। ठीक है, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, 75 मोल हैं तो कितने, इसके एटम निकालने तो क्या 75 एन एटम्स होंगे, और इसके एटम निकालने तो कितने 25 एन एटम्स होंगे। ठीक है, सिंपल। तो सम ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट। ठीक है, तो एटॉमिक मास का सम करें सभी एटम का, तो 75 एन एटम। ठीक है, 75 एन एटम का कितना है एटॉमिक मास 35, और 25 एन एटम का एटॉमिक मास कितना है, ये हमें निकालना है, जो कि हमने कितना माना है एक्स माना है। ठीक है, अपॉन में टोटल एटम कितने हैं 100 एन है। ठीक है, कई लोग इसे बिना एटम में कन्वर्ट करे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन, लेकिन आंसर भले ही ठीक आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मूला लगाना है उसमें एम एवरेज निकालना, और एम एवरेज का मतलब ये एवरेज एटॉमिक मास, तो उसमें हमें सभी एटम जितने भी हैं उनके एटॉमिक मास का सम करना है। तो एटम जितने हैं तो उसको तो एटम के नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करेंगे ना एटॉमिक मास से, तो आपको एटम में कन्वर्ट करना चाहिए आइडियली, तभी आपका आंसर सही आएगा मेथड के साथ। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। तो हमें पता है क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं 35 और 37 वाले मास नंबर वाले, 37 आंसर आ गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि इसका, अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो सबसे पहले हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मेरे को परसेंटेज बाय नंबर बताओ कितना होगा। परसेंटेज बाय नंबर, तो परसेंटेज बाय नंबर कैसे निकलेगा, परसेंटेज बाय नंबर निकल जाएगा, इसके नंबर ऑफ एटम कितने 75 एन है, ऑन टोटल नंबर ऑफ एटम 100 एन है, इंटू 100, क्या 75% आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, और परसेंटेज बाय मोल्स कितना था क्वेश्चन में दिया था, क्या 75% ही दिया था परसेंटेज बाय मोल्स, तो क्या परसेंटेज बाय नंबर और परसेंटेज बाय मोल्स सेम आया। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बाय मोल्स अगर इसका पूछें क्लोरीन 37 वाले का तो कितना है 25% बाय मोल्स, और इतना ही इसका आएगा 25% बाय नंबर। तो एक ये बात आप ध्यान भी रख सकते हो, आगे कई जगह काम भी आएगी, कि परसेंटेज बाय मोल इक्वल टू परसेंटेज बाय नंबर। ठीक है, इस पे स्टार वार लटका लो, ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, आप ध्यान रख सकते हो। दो आइसोटोप थे, परसेंट से हमने क्या निकाल लिया टोटल मान लिया, उससे मोल्स निकाल लिए, मोल से एटम निकाल लिए,
एवरेज एटॉमिक मास दिया था, एवरेज एटॉमिक मास हमें कैसे नहीं पता लगा एवरेज, दोनों कंडीशन देख ली, सेटिस्फाई हुई तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर हमें पहले ही पता था, लेकिन ऐसे नहीं हमें सीधा कर देना है, हमें पूरा सॉल्व करके करना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ डेटा बदल दिया, एग्जामिनर ने डेटा बदल दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आ सकती है, तो हमें आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। उससे पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन करने हैं 14 से 18 तक, कौन सी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1 के, और सारे क्लास इलस्ट्रेशन आप बना के देखेंगे। तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।